सरशार करता हुआ जुबान व बयान की नुदरत और शगुफ्तगी को दर्शाता उर्दू की विरासत को मुअन्नल डीडी उर्दू, एक चैनल, एक तहरीक। गुफ्तगू वॉक द टॉक के साथ रईस सिद्दीकी हाज़िर खिदमत है। आदाब कबूल फरमाइए। नाजरीन, आज हमारे साथ जो मेहमान हैं, पहले उनकी आवाज़ सुनिए। शहर दिल से गुजर गया कोई, शहर दिल से गुजर गया कोई, खुशबू जैसा बिखर गया कोई, खुशबू जैसा बिखर गया कोई, शहर दिल से गुजर गया कोई। आवाज़ आपने सुन ली, यकीनन किसी हद तक नाम भी पहचान गए होंगे। बहरहाल, आज के हमारे मेहमान हैं बम्बई से तशरीफ़ लाए गुलूकार, मौसीक़ीकार जनाब आज़म अली मुकर्रम साहब। आज़म अली साहब, आप गज़ल गाते हैं, आप सूफ़ी गायक हैं, आप मौसीक़ार हैं, आपकी कई एल्बमें मंजर आम पर आ चुकी हैं, आपने कई फ़िल्मों में गाया है, कई फ़िल्मों की मौसीक़ी भी दी है, लेकिन ये सफ़र आसान नहीं रहा है, ये तो हम जानते हैं। जी हाँ, जी हाँ। तो सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि गज़ल गाने का शौक़ कैसे पैदा हुआ आपके अंदर? गज़ल गाने का शौक़ ऐसे पैदा हुआ कि मैं बचपन में सुनता था मेहदी हसन खां साहब को, ग़ुलाम अली खां साहब को सुनता था, तो मुझे भी एक लगन थी कि मैं भी इन जैसा सिंगर बनूं या इनकी तरह से मैं गाऊं या मेरा ऐसा, तो बहुत सुनता था मेहदी साहब की गज़ल रंजीशी सही, और बचपन में बहुत उसे गुनगुनाता रहता था, गाता रहता था। ग़ुलाम अली साहब की चुपके चुपके हंगामा बहुत मशहूर गज़ल, तो वो मैं अक्सर गाया करता था गाते गाते। फिर मतलब कुछ लोग भी सुनते थे वहाँ पर, तो बहुत दाद देते थे मुझे, बहुत ही कहते थे भाई बहुत अच्छा गाते हो। तो इसी तरह से गज़ल का सफ़र मैंने थोड़ा कुछ याद आ रहा है कि पहली गज़ल कब गाई आपने? पहली गज़ल क्या उम्र रही होगी? मैं आई थिंक मुझे याद है कि मैं 10 साल का था पहली गज़ल जो मैंने गाई थी। तो शमीम जयपुरी साहब की गज़ल मैंने रेडियो से सुनी थी। अच्छा। और वो एक रेडियो में बहुत अच्छा एक कपल था, राहत अली ऊषा टंडन, तो वो काफ़ी डोर्स में गाते थे, तो उनकी एक गज़ल थी, तो वो मैंने रेडियो से सुन के उसको मैंने ख़ुद ही कंपोज करके और गाया था। 10 साल का था मैं। कोई शेर याद आ रहा है, गुनगुनाना चाहेंगे आप? जी हाँ। हर एक लम्हा शबे गम है, क्या किया जाए, उम्मीद सुबह बहुत कम है, क्या किया जाए, हर एक लम्हा। आज़म अली साहब, आपने जिक्र किया कि आप ग़ुलाम अली, मेहदी हसन से बहुत मुतासिर रहे हैं। मेहदी हसन, ग़ुलाम अली और जगजीत सिंह का एक ख़ास स्टाइल था। और उस एक ख़ास स्टाइल में ख़ास बात ये थी कि वो साज़ों का इस्तेमाल बहुत कम करते थे। ये जानना चाहता हूँ, आपका क्या ख़्याल है, आप साज़ ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं या ऐसे ही जैसे ग़ुलाम अली, मेहदी हसन और जगजीत सिंह साज़ों का इस्तेमाल बहुत कम करते थे? इस पर रोशनी डालिए। जी देखिए, साज़ों का इस्तेमाल करना तो मैं समझता हूँ कि ठीक नहीं है। वो इसलिए कि गज़ल को अगर आप ज़्यादा साज़ करेंगे तो कॉम्पोजिशंस और गज़ल को, वर्डिंग को ज़िंदगी नहीं मिलेगी। अगर आप उसका कम इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करेंगे उसके अंदर, तो गज़ल को, मौसीक़ी को, आपकी गायकी को एक ज़िंदगी मिलती है।
मेरा भी मुशाहदा ये है कि अल्फाज साजों की आवाज़ों में जी हाँ, बिल्कुल। दब के जी हाँ रह जाते हैं, वो फिर समझ में भी नहीं आते हैं। तो गज़ल के लिए सबसे अच्छी जो चीज़ है वो मेहंदी हसन साहब, गुलाम अली साहब या वो जगजीत सिंह हो, जगजीत सिंह साहब हो, उन्होंने ये खाली हारमोनियम पे और तबले पे गज़ल गायकी का जो एक चलन, और उससे पहले बेगम अख्तर साहिबा ने भी काफ़ी, मतलब जितनी भी उनकी कॉम्पोजिशन, जितना भी उन्होंने गाया सब हारमोनियम और तबले के ऊपर गाया। तो उससे क्या होता है कि गज़ल को एक नई ज़िंदगी भी मिलती है और अच्छा। तो आप इस बात की तकलीद कर रहे हैं, इसको जी हाँ, मान रहे जी हैं? बिल्कुल, मैं बिल्कुल मान रहा हूँ। मैं बिल्कुल, अल्फाजों को ज़िंदगी मिलती है अगर आप कम इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि पहले के दौर में तो आपने देखा होगा, मेहंदी हसन साहब के सारे आप रिकॉर्ड्स देखिए, गुलाम अली साहब के देखिए कि खाली एक तबला और हारमोनियम, पूरा 5-5, 6-6 घंटे का प्रोग्राम क्या उनका ऐसे ही निकल जाता था। आप तबले को अहमियत देते हैं? बिल्कुल अहमियत देता हूँ। मेरे वालिद भी खुद बहुत अच्छा तबला प्लेयर थे। मेरे वालिद उस्ताद अता हुसैन खान साहब। आपने मौसीकी की तालीम किससे हासिल की? मौसीकी में मैंने 5 साल का था, मैं 5 से 6 साल का हूँगा, तो मेरे ताया अनवार हुसैन खान साहब, उनसे मैंने शुरुआत की अपनी गाने की। और वो सडनली मेरी बदकिस्मती कि वो 2 साल के बाद ही चल बसे, इंतकाल हो जी इंतकाल फरमा गए। उसके बाद में फिर मेरा जी नहीं चाहा गाना, क्योंकि मुझे बहुत प्यार करते थे वो मेरे ताया, तो मेरा जी भी नहीं चाहता था कि मैं गाना गाऊं। लेकिन वो पापा ने फिर हमारे कहा कि नहीं भाई, आप तो रियाज़ करना है आपको, और वो सुबह उठा देते थे उनके गुजर जाने के बाद में। और इसी तरह से 3-4 साल पापा ने रियाज़ कराया हमें। उसके बाद फिर एक बांदा के एक उस्ताद जाकिर हुसैन खान साहब थे, बांदा घराना के, जो कि रामपुर रेडियो में सारंगी प्लेयर हैं, और फिर उनसे मैं शागिर्द हुआ। तो 7-8 साल फिर मैंने उनसे सीखा। और अभी भी मुझे कहीं भी कोई कमी, क्योंकि ज़िंदगी तो सीखने का नाम ही है, और ज़िंदगी में जितना सीखा जाए उतना कम है। इसका मतलब ये हुआ कि आपके दादा, आपके ताऊ, आपके चचा सभी मौसीकी से ताल्लुक़ रखते हैं। मौसीकी से सब। तो घराना आपका रामपुर है जी। रामपुर घराने की क्या खुसूसियत होती है आमतौर से? आम तौर से रामपुर घराने के, एक्चुअली रामपुर घराना है और था और है और रहेगा, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन हमारे बुज़ुर्ग जो थे वो पंजाब से आए थे, यानी पटियाला से? पटियाला, पंजाब से। वहाँ पर एक जगह है सिरसा, वहाँ से थे मेरे। ये 300, 350, 400 साल पुरानी बात है। वहाँ से आए थे तो रामपुर में क़याम किया उन्होंने। उसके बाद इस तरह से बहादुर खान साहब थे, वो भी पंजाब से ही थे, वो भी हमारे दादाओं में लगते थे। और फिर उस्ताद वज़ीर खान साहब जी, जो मेरे दादा थे, और टप्पा गायकी में काफ़ी महारत हासिल थी। टप्पा गायकी तो पटियाले की खुसूसियत है। बिल्कुल। तो रामपुर में जो भी मतलब हमारी गायकी थी या जो भी, वो सब पंजाब से। अब सवाल ये पैदा होता है कि आपका ताल्लुक़ रामपुर घराने से भी है, पटियाला घराने से भी है। तो पहले हम जानना चाहेंगे रामपुर घराने की कुछ ख़ास बातें। क्या ख़ास बात होती है गायकी में? जैसे कि ख्याल है, तो ख्याल गायकी में एक रामपुर की एक अलग ही उसकी महक है, एक अलग ही बात है। अब जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल अपना ये पंजाब से है टप्पा गायकी, तो टप्पा गायकी की एक अलग ख़ासियत है कि उसमें जो मुर्कियाँ और जो उसके जो छोटी छोटी बातें, छोटी छोटी हरकतें हैं, तो टप्पा गायकी में तो वो बहुत अहम होती हैं। अब मैं फरमाइश करने वाला हूँ कि आप कुछ ऐसी बंदिश सुनाइए हमारे नाज़रीन को जिसका ताल्लुक़ रामपुर से हो। अच्छा, बिल्कुल। एक टप्पा पेश खिदमत है। टप्पा तो पटियाला से है, तो चलिए पहले पटियाला की नुमाइंदगी कर दीजिए, बाद में रामपुर की नुमाइंदगी कीजिएगा जी। मियाँ वे जाने वाले, तेनू अल्लाह दी कसम, मियाँ वे जाने वाले, मियाँ वे जाने वाले। और वाह भाई, बहुत खूब। ये तो आपने टप्पा गाकर पटियाला की नुमाइंदगी कर दी, लेकिन रामपुर भी। जी। मेरे दादा की बंदिश है जी। देखी ऐसी चतुर सुगर सुंदर
नार, नैनन चैनन करत मन लेते मार, देखी ऐसी चतुर सुगर सुंदर नार। आमतौर से आपने गज़लें किस राग में गाई हैं? क्योंकि हर गायक का एक बहुत ही पसंदीदा राग भी होता है। जी हाँ, अब आम तौर पे ये कि गज़ल तो किसी भी राग में मैंने गाया है, मतलब अलग अलग हैं, अलग अलग रागों में अलग अलग गज़ल है। और चारुकेशी में भी कुछ गज़लें हैं, कुछ गज़लें मारवा में भी हैं, कुछ सोहनी में भी हैं, कुछ अपना मतलब अलग अलग तरह के रागों में अलग अलग गज़लें हैं। आप सूफ़ी गायक भी हैं। जी हाँ। तो ये आजकल सूफ़ी गायकी का बहुत चलन निकला है। जी हाँ। नौजवान भी सूफ़ी गायक की तरफ माइल हो रहे हैं। जी हाँ। हमारे बुज़ुर्ग तो गा ही रहे हैं। जी हाँ। क्या सूफ़ी गायकी अचानक एकदम से कैसे नज़र आने लगी? कैसे चारों तरफ इसका शोर हुआ? इसकी क्या ख़ास वजह हो सकती है? इसकी ख़ास वजह एक्चुअली जो अभी जो गायकी है ये सूफियाना गायकी जिसे बोलते हैं, दरअसल ये सूफियाना गायकी नहीं है। इस बात को मैं बिल्कुल आपको साबित कर दूंगा। कैसे? वो इस तरह से कि अगर आपने किसी भी गाने के अंदर किसी भी वर्डिंग में अगर आपने मौला का नाम जोड़ लिया या खुदा का नाम जोड़ लिया तो उसमें मतलब वो सूफ़ी गायकी, क्योंकि आजकल मेरा मानना ये है कि जो हाई रेंज पे गा रहे हैं जो सिंगर्स, वो सूफ़ी गायकी इंडस्ट्री में एक ये चलन सबसे ज़्यादा निकला हुआ है कि जो हाई रेंज है, जिसकी सबसे ज़्यादा हाई रेंज है, वो सूफ़ी सिंगर है। और उसमें एक आध लफ्ज़ जो है वो खाली डाल दिया हमद का या कुछ ऐसा कर दिया, हो गया। हाँ, अब वो उस तरह से, हाँ बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं। आप सूफ़ी गायक भी हैं। आपने स्टेज पे गाया है, फिल्मों के लिए भी गाया है। तो सूफ़ी कलाम बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत अहम होता है। बिल्कुल। तो सूफ़ी कलाम किसका पसंद है आपको? किसको आप तरजीह देते हैं? हज़रत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह। तो कुछ याद आ रहा है कि कोई एक दो लाइन? बड़ी मशहूर है जी। मोसे नैना 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 मोसे नैना नैना मोसे नैना मिला के छाप तिलक सब छीन ली रे मोसे नैना सैया ने मोसे नैना बालम ने मोसे नैना मिला। वाह, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब साहब। आपने ये तो बता दिया कि सूफियाना कलाम में आप हज़रत अमीर खुसरो को तरजीह देते हैं। जब आप गज़ल गाते हैं, जी हाँ, तो शायर आप कोई बहुत ही मशहूर चुनते हैं या सिर्फ अच्छा कलाम तरजीह होती है आपकी? क्योंकि नए शायर भी अच्छा कलाम कह रहे हैं। मेरा ख्याल है कि मैं ज़्यादातर अच्छा कलाम तरजीह करता हूँ। अच्छा कलाम चुनते कैसे हैं आप? अच्छा कलाम चुनता इस तरह से हूँ कि कुछ शायर मेरे पास किताबें भेजते हैं, कुछ पुरानी किताबें हैं जिसके अंदर अच्छा कलाम है, काफ़ी ज़ख़ीरा है ऐसा पुराने शायरों का जिसके अंदर बहुत ही अच्छा कलाम है और उसको गाने में बहुत मज़ा आता है। और जो नए शोरा हैं वो मुझे अपनी किताबें भेजते हैं, तो जब किताबें भेजते हैं तो उसमें से मैं गज़लों का इंतखाब करता हूँ कि कौन सी गज़ल मतलब मेरी पसंद की है। हाँ, अब शायर का तो एक अपना ख्याल है और एक अपना अंदाज़ है। आपकी पसंद जी हाँ, किस तरह की, यानी क्या चीज़ अपील करती है शायरी में आपको? क्या चीज़ें आप उसमें तलाश करते हैं? मौजू के एतबार से, अल्फाज के एतबार से। पहले हम पुराने शोरा का जिक्र करेंगे। पहली बात तो ये कि शायरी में फ़िक्र होना चाहिए, राइट है ना, और मेरी तलाश इस तरह की है कुछ। और उसके अलावा ये कि शेर ऐसा हो कि जो कि हम सबकी समझ में आए। और क्योंकि अभी जो आजकल का जो ये दौर चल रहा है इसके अंदर लोग बहुत आसान मांगते हैं। अच्छा। हाँ, ज़्यादा मतलब ये समझो कि 70% लोग जो हैं तो आसान मांगते हैं कि मतलब जैसे हम बात कर रहे हैं आपस में,
फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि अब पुराने शायर जितने भी, फॉर एग्ज़ाम्पल गालिब, मिर्ज़ा गालिब साहब, तो अब गालिब साहब का ये कि जो उनकी गज़लें लोगों ने गाई हैं, मेहंदी हसन साहब ने गाई हैं, जगजीत सिंह जी ने गाई हैं, इवन गुलाम अली साहब ने गाई हैं, तो वो गज़ल तो आम फहम है, हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे हाँ हो गई हैं। तो अब क्या है कि लोग कुछ नया मांगते हैं कि भाई कुछ नया कलेक्शन हो, कुछ नई चीज़ हो, कोई नई बात हो। तो अब नई बात कही है कि जो कि आज के मौजूदा जो शायर हैं वो हमें अपनी किताबें भेजते हैं। नए शायरों में कोई ऐसा शायर जो आपके दिल के करीब बहुत हो? मेरे दिल और सोच के बताइएगा, मैं फरमाइश करूंगा कि आप गा के। बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हो, बिल्कुल सही आपकी बात है। मेरे पसंदीदा शायर 3-4 शायर हैं जो मुझे बहुत पसंद है। राहत साहब, राहत इंदौरी साहब, और बशीर बद्र साहब मुझे बहुत पसंद है। अभी में आप देखिए ताहिर फराज रामपुरी, शकील आज़मी हमारे बॉम्बे में हैं, काफ़ी फ़िल्मों में लिखा है उन्होंने, मेरे लिए भी लिखा है, तो उनकी शायरी मुझे बहुत पसंद है। अब आपने 3-4 नाम गिना दिए, मैं फरमाइश में पहले ही कर चुका था। जी हाँ, बिल्कुल। तो आपको शकील साहब की एक गज़ल सुना देता हूँ। मैंने कंपोज किया है इसको। ये किसने कह दिया, ये किसने कह दिया कि नशा है शराब में, ये किसने कह दिया कि नशा है शराब में। हम दिल जलों के दिल की दवा है शराब में, ये किसने कह दिया कि नशा है शराब में। आज़म अली साहब, एक बात, इस बात का अंदाज़ा हो गया कि आप सामीन की नफ्स पकड़े हुए हैं। आपको मालूम है कि हमारे सामीन किस तरह का कलाम पसंद करते हैं, तो बहुत आसान और मस्त कर देने वाला कलाम। लेकिन आपने फरमाया था कि पुराने शोरा का कलाम भी आपको पसंद है, तो वो पुराने शोरा कौन हैं जैसे कि जिन्हें आप गाते हैं? जी हाँ, मैं जैसे कि अपने गालिब साहब की कुछ गज़लें हैं उनको मैं गाता हूँ, और जिगर मुरादाबादी साहब की कुछ चीज़ें हैं वो मैं गाता हूँ। आप ज़रा गा के वही फरमाइश जो पहले मैंने की थी, चाहे जिगर का कोई शेर या मिर्ज़ा गालिब का कोई शेर। हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी के हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान, लेकिन फिर भी कम निकले हज़ारों ख्वाहिशें। आपने कुछ फिल्मों के लिए भी गाया है। जी हाँ, बिल्कुल। गुलकार की हैसियत से आपकी खिदमत ली गई हैं। कुछ फिल्में याद आ रही हैं? मैंने अभी रिसेंटली एक फ़िल्म की है रिश्ते, तो उसमें मेरे 3 गाने रिकॉर्ड हुए हैं, और उसमें से 2 गाने मैंने गाए हैं, और एक गाना शान ने गाया है उसमें। यानी उसमें आप म्यूज़िक डायरेक्टर? जी हाँ, म्यूज़िक डायरेक्टर भी हूँ, और मैं एज ए सिंगर भी मैंने उसमें किया है। तो शान ने एक गाना गाया है, और एक गाना मैंने गाया है, और एक गाना हमारा ड्यूएट है मेरा और साधना सरगम का। अच्छा, तो हम फिर वही कि साहब कुछ सुनाइए, तब तो पता चलेगा क्या गाया, कैसा गाया। जो उसमें सूफ़ी गाना मैंने एक गाया है। आपने सूफ़ी गाना? जी हाँ, गाया सूफ़ी गाया है। उसकी मैं 2 लाइन। यार मिला दे मौला, मेरा प्यार मिला दे मौला, ऐ मेरे खुदा ये बता दे मुझे, आसमां पे कहाँ अब मैं देखूं तुझे। यार मिला दे मौला, मेरा प्यार मिला दे मौला, मेरा यार मिला दे मौला, मेरा प्यार मिला दे मौला,
लगन 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 तो से लागी, लगन तो से लागी। वाह भाई, बहुत खूब, बहुत खूब। अच्छा, आपने एक गुलूकार की हैसियत से किसी दूसरे म्यूजिक डायरेक्टर के लिए भी गाया? जी हाँ, मैंने गाया है। एक रितेश म्यूज़िक डायरेक्टर है, उसके लिए मैंने एक सूफ़ी गाना गाया है। अच्छा। बहुत ही जल्दी वो आने वाला है। याद आ रहा है उसकी कोई लाइन? याद आ रही है? ये बदनसीबियाँ मेरी, ये बदनसीबियाँ मेरी, ये बदनसीबियाँ मेरी, ये बदनसीबियाँ मेरी, तड़पे रोम रोम मेरा तड़पे, रूह खुदाया खुदाया खुदाया। पंजाबी से याद आया कि मराठी अखबार में मैंने आप पर एक आर्टिकल भी देखा था। जी। तो गालिबन मराठी में भी आपने गाया है। जी हाँ, ये कोई एल्बम है या फिल्म के लिए आपने गाया? ये मैंने एक फ़िल्म के लिए गाया था, मराठी मराठी फिल्म के लिए गाया था। तो मतलब उसमें मैंने भी गाया था कुछ थोड़ी सी लाइनें, और मराठी सिंगर्स थे उसमें। तो वो इत्तेफाक से म्यूज़िक भी मेरा था उसमें, तो आमतौर म्यूज़िक डायरेक्शन भी मेरा था। आमतौर से म्यूज़िक डायरेक्शन भी आपका होता है और आपकी धुनें ज़ाहिर है आप ही की होती हैं, और आप गज़ल भी कोशिश गज़ल भी गाते हैं, सूफ़ी कलाम भी गाते हैं, यकीनन कव्वाली भी गाई हो। नहीं, कव्वाली तो बहुत मुश्किल मानता हूँ मैं कव्वाली का। वलियों का कौल है, और मैं जितने भी कव्वाल हैं उन सबको मैं सलाम करता हूँ, क्योंकि जो उनकी एक रेंज होती है कव्वालों की, और जो उनकी एक तकरार होती है, और उस तरह से क्या है कि गज़ल का एक अपना अपना सबका सिस्टम है। कव्वाली का सिस्टम एक अलग है, और गज़ल सिंगर्स का एक सिस्टम अलग है। आपने गालिबन 18-19 साल की उम्र में रामपुर छोड़ दिया था। 18 साल का था मैं, बॉम्बे बस गए आप। जी हाँ, जी हाँ। आप स्टेज प्रोग्राम करते रहे। जी हाँ, और मैं स्ट्रगल करता रहा काफ़ी अरसा। तो इसमें ही निकल गया कि फ़ोन किया कि साहब हैं जी, अभी तो नहीं हैं, 1 घंटे बाद फ़ोन कीजिएगा। अब हमने 1 घंटे बाद फ़ोन किया, हमने कहा शायद अब आ गए होंगे, अब अपनी ट्यून सुना देंगे, अपनी आवाज़ सुना देंगे। अब 1 घंटे के बाद फ़ोन किया तो पता चला कि साहब तो ऑफिस निकल गए। अच्छा ठीक है, आप कल फ़ोन कीजिएगा। अब हमने नेक्स्ट डे फ़ोन किया तो पता चला कि रात की फ़्लाइट है, साहब तो शूट पे चले गए। इंतज़ार कर रहे हैं, अब कब आएंगे भाई? ऐसा है कि 2 दिन के बाद आएंगे साहब। अब हम 2 दिन के बाद वहाँ पहुँचे, मतलब फ़ोन किया हमने कि साहब आ गए। कह लगे हाँ जी 2 दिन के बाद साहब आए तो थे, लेकिन अब 15 दिन के लिए वापस फिर चले गए। तो मतलब इस तरह से ये सफ़र जो था तो हमारा लंबा होता गया, और अभी तक मतलब जो हमें मिलना चाहिए, जिस मकाम हमें हासिल होना चाहिए, या जहाँ तक हम जाना चाहते हैं, अभी वहाँ तक तो खैर नहीं पहुँचे हैं। सफ़र जारी है हमारा। गज़लों की कितने एल्बम आ चुके हैं आपके? मेरे गज़लों के 2 एल्बम आए हैं। 2 एल्बम आ चुके हैं। एक एल्बम मेरा तोहफ़ा आया था, और दूसरा एल्बम जो मेरा गज़ल का आया था ये अभी प्यार के मौसम बदल गए आया था। और ऐसे तो मैंने टी सीरीज़ के लिए भी काफ़ी गाया है, उसमें अलग अलग तरह से अलग अलग सिंगर्स थे, तो कंपनी का ही काम था वो। तो मतलब ये कि वो डिफरेंट एल्बम्स में आप अलग अलग, उसमें ये कि कुछ साईं बाबा के भजन हैं, तो किसी के अंदर मतलब कुछ नातों का है, तो कोई रोमांटिक है, मतलब अलग अलग तरह के कलर्स। आपने अपने स्ट्रगल में बहुत से साल गुजारे और खुदा ने यहाँ तक पहुँचा दिया। वो नए मौसीकार, वो नए गुलूकार जो फिल्मी दुनिया में कुछ पाना चाहते हैं, वो किस तरह से आप तक पहुँच सके, या जो आपसे बड़े हैं शोहरत में, इज़्ज़त में, पैसे में, क्या तरीक़ा कार होता है? क्योंकि बहुत सा वक्त आपका भी बर्बाद हो गया स्ट्रगल में। अभी एक्चुअली है क्या कि जो बॉम्बे जाते हैं जो लोग, वो लोग बहुत आसान समझते हैं हर काम को। ये समझते हैं कि अभी हम बॉम्बे जाएंगे, हम में टैलेंट है, हम एक्टर बन जाएंगे, हम बॉम्बे जाएंगे, हम म्यूज़िक डायरेक्टर बन जाएंगे, हम जाएंगे तो हम एक अच्छे शायर बन जाएंगे, लिख सकते हैं हम, ये अच्छे गुलूकार बन। लेकिन ये इतना सब आसान नहीं है, बहुत इजी नहीं है, बहुत मुश्किल है। काफ़ी रुकावटें आती हैं, काफ़ी हर तरह से रुकावटें आती हैं। सबसे पहले अगर आपका लक है अच्छा, और आप मतलब टैलेंट भी है, और आप नसीब वाले हैं आप, तो आप एकदम से पता चला कि शाहरुख खान साहब को देखिए, दिल्ली से गए और शाहरुख खान साहब बन गए। अब आखिरी सवाल नहीं, आखिरी फरमाइश। जी हाँ।
हमारे नाजरीन के लिए कुछ गा दीजिए। बशीर बद्र साहब की ये गज़ल बहुत मुझे पसंद है, क्योंकि मैं मेरी माँ से बहुत प्यार करता हूँ। तो मेरी माँ और मतलब आज जो भी मैंने ये सफ़र अब तक तय किया है, ये सब मेरी माँ की दुआ है। और मेरे दिल में उनकी लिए क्या जगह है ये मैं आपको खोल के बता नहीं सकता। और मेरे पीर का करम है, मैं बरेली शरीफ से हूँ, हज़रत नियाज़ बेनियाज़ रहमतुल्लाह अलैह और मेरे सरकार नियाज़िया सिलसिले से हूँ मैं। यकीनन जी हाँ, तो बुज़ुर्गों का साया है, मेरे पीर का करम है मेरे ऊपर, मेरी माँ की दुआ है। तो मैं चलते चलते एक गज़ल बशीर बद्र साहब की सुना। सख्त राहों में भी आसान सफ़र लगता है, सख्त राहों में भी आसान सफ़र लगता है। ये मेरी माँ की दुआओं का असर लगता है, सख्त राहों में भी आसान सफ़र लगता है, सख्त राहों में भी आसान सफ़र लगता है, सख्त राहों में भी आसान सफ़र लगता है। ये मेरी माँ की दुआओं का असर लगता है, सख्त राहों में भी। बड़ा अच्छा शेर है। मैंने जिस वक्त तेरे दर पे किया था सजदा, मैंने जिस वक्त तेरे दर पे किया था सजदा, आसमानों से भी ऊंचा मेरा सर लगता है, बहुत खूब। सख्त राहों में भी आसान सफ़र लगता है। वाह साहब, बहुत खूब। आदम अली साहब, डीडी उर्दू की जानिब से ढेर सारी नेक ख्वाहिशात, आप ऐसे ही मंजिल अबूर करते रहें, हमारी दुआएं। आमीन। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। तो हम महवे गुफ्तगू थे आदम अली मुकर्रम साहब से, जो न सिर्फ गुलकार हैं बल्कि मौसीकार भी। नाज़रीन, ये एपिसोड आपको कैसा लगा? हमें आपकी राय का इंतज़ार रहेगा। आप हमें फेसबुक या ट्विटर पे भी लिख सकते हैं। फेसबुक और ट्विटर पर हमारा पेज है गुफ्तगू ऑन डीडी उर्दू। और हाँ, आप चाहें तो हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है guftagoo@gmail.com। और एक बात और अर्ज़ है कि गुफ्तगू वॉक द टॉक के सारे एपिसोड आप YouTube पर भी देख सकते हैं। अब हम इजाज़त चाहते हैं। शुक्रिया।